प्राचीन भारत में गुरुकुल में हर जात का बच्चा आपकी भाषा में पढ़ता था और दूसरी भाषा में हर वर्ण का बच्चा पढ़ता था। और इसके प्रमाण आपको कई जगह मिल जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि साहब इसको नहीं पढ़ाते थे, इसको नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। फिर आपसे कह दूं, राम के साथ निषाद पढ़ते थे। अब और कौन सा उदाहरण दूं मैं आपको। एक क्षत्रिय, अब आप अगर जाति विरोधी की बात करेंगे तो एक क्षत्रिय दुर्योधन एक सूत पुत्र, एक रथ चलाने वाले के बेटे को राजा बना देता और पूरी दुनिया उसको मानती हाँ कि ये राजा है। उसका विरोध तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कभी इस चीज का विरोध हुआ ही नहीं। हमारे यहां कभी जातिवाद नहीं रही, कभी जातिवाद था ही नहीं, वर्णवाद था। और वर्ण मतलब जिसको जो कर्म करना है। ऋषभ देव जी जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से 9 पुत्र योगेश्वर हो गए, कुछ क्षत्रिय हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए। मीन्स जिसको जो होना है वो हो जाए, जिसको जो अच्छा लगे उस कर्म में आप प्रवेश कर सकते हो। दिस वॉज द सीन, दिस वॉज द सीन। अब जब अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को बंद कर दिया, क्या किया उसने शिक्षा पर कानून लाया। उसने कहा जी शिक्षा के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, हम जैसे कहेंगे वैसे पढ़ाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि मैकाले ने जब ब्रिटिश संसद में अपना पहला भाषण दिया था तो मैकाले ने एक ही बात कही थी, किसी भी सूरत में आप भारत को जीत ही नहीं सकते। मैकाले ने कहा था 800 साल मुगलों ने जिस पर शासन कर लिया हो, पूरी दुनिया में मुगल जहां गए 30 से 40 साल में पूरे देश को उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 800 सालों में भी जिन हिंदुओं को ये पूर्ण रूपेण कन्वर्ट नहीं कर पाए, 10% मतलब 10%, 90% कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको तोड़ने का एक ही जरिया है, अगर इनको आप खत्म करना चाहते हो, इनकी सबसे बड़ी मजबूती है गुरुकुल, शिक्षा। आदमी की शिक्षा खत्म कर दीजिए, वो आपका गुलाम बन जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति गुलाम होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। और जितने लोगों ने गुलामी करी वो अशिक्षित थे। तो मैकाले ने सबसे पहले एक काम किया कि गुरुकुल बंद किए जाएं। 1,75,000 गुरुकुल एक झटके में बंद कर दिए गए। पढ़ा कौन रहे थे वहां? ब्राह्मण। उसको मालूम था जब तक ये ब्रेन यहां पर है तब तक इस देश पर शासन नहीं किया जा सकता। अब जब गुरुकुल खत्म हो गए, जिसमें हर जात हर बिरादरी का आपकी भाषा में व्यक्ति पढ़ रहा था, हर व्यक्ति पढ़ रहा था, उस व्यक्ति को अज्ञानता की ओर ले जाना बहुत जरूरी था। आप अगर गूगल पर जाकर पढ़ें तो आज से लगभग 200 साल पहले भारत की साक्षरता 99% थी। 99%। आप विचार कीजिए क्या देश रहा होगा। लेकिन जब विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो व्यक्ति करेगा क्या? अब आगे बढ़ता हूं। अब उसमें जात कर्म की, हमारे यहाँ एक शब्द है जात कर्म। जात कर्म का मतलब होता है विशेष विशेष, जैसे कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, वो कोई मोची का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई किसी का काम, कोई लोहे का, कोई तलवार बनाने का काम कर रहा है, लोहार है, कोई ये है, कोई वो है, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पास अधिकार था पढ़ाई का। लेकिन जैसे गुरुकुल बंद हुए, जब गुरुकुल बंद हुए तो साफ उन्होंने बोल दिया आप पढ़ा नहीं सकते। तब ब्राह्मणों के पास जो शिक्षा देने का अधिकार था वो करें क्या? तो उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कहा देखिए बिना पढ़े कोई समाज महान नहीं बन सकता। वो औरों को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपने ही घर में अपने बालकों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि शिक्षक को तो पढ़ाना जरूरी है। उन्होंने अपने ही घर में जो अपने बालक थे उनको पढ़ाना शुरू किया। और आप ध्यान रखना, अभी जितनी भी बातें हैं दुनिया में, जितने भी लोग ब्राह्मण्स के ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ ये इसलिए आ गए क्योंकि ये पढ़ लिख गए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। अब उस समय की कहानी ये थी, अब मैं आपको जाति के समीकरण में जा रहा हूं। उस समय की कहानी ये थी कि अब समाज कैसे डिजाइन हो। तो समाज कैसे डिजाइन हुआ? जो लोग व्यापार कर रहे थे अब उनके बच्चे पढ़ना बंद कर दिए। जो लोग सुनारी का काम कर रहे थे उनके बच्चे पढ़ना बंद कर दिए।
तो उन्होंने कहा अब क्या करें हम? तो उन्होंने कहा कि अब ये सब, क्योंकि जैसे ही एक बड़ी लिंक से तोड़ दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया, तो जो सुनार थे उन्होंने अपना एक समूह बना लिया। जैसे आपके शहर में किराना व्यवसायी संघ होता है, जितने किराने की दुकान है उनका एक संघ होता है, जितने टेंट हाउस हैं उनका एक संघ होता है, जितने क्रॉकरी वाले हैं उनका एक ऐसा संघ होते हैं ना, क्लब होते हैं। तो उस समय उन लोगों ने कहा अब हम क्या करें? तो मान लीजिए सुनार का काम करने वाले उन्होंने एक समूह बना लिया। अब उन्होंने क्या किया जाए? बोला बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपस में फिर उन्होंने विवाह शुरू किए। तो एक जात डेवलप हो गई, एक सिस्टम डेवलप हो गया कि सुनार जो है वो सुनारों में कर रहा है। जो व्यक्ति व्यापार में थे उन्होंने क्या करें, क्योंकि वो वैश्य है, वैश्य अपने आप में एक जात हो गई, तो उन्होंने कहा फिर हम आपस में ही रिश्तेदारियां करेंगे, आपस में विवाह करेंगे। इस तरीके से ये समाज डेवलप हुए। उसके पहले तो ये समाज भी नहीं थे, उसके पहले तो ये समाज भी नहीं थे। फिर मैं आपको बता दूं, और इस तरीके से इस देश को तोड़ा गया। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताता हूं। आज से 200 साल पहले, आज जिनको आप नाई कहते हैं, नाई जो बार्बर हैं, आज से 200 साल पहले वो सर्जन हुआ करते थे। यस, दे वर सर्जन। जब एजुकेशन एक्ट लाया ब्रिटिश, तो उसने सबसे पहला काम किया, जितने जो नाई थे वो बहुत ग्रेट सर्जन थे और वो सर्जरी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, लॉ लगा दिया। और उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनकर वो इंग्लैंड ले गए। आप पढ़िए पूरा इतिहास। उन्हीं सर्जन्स को उठा के वो इंग्लैंड ले गए और इंग्लैंड ले जाकर उनसे सर्जरी सीखी कि कैसे सर्जरी करते हैं, करो। और वहां पर सर्जरी सीख के उनको यहां वापस भेजा। उनको तो वो तो डॉक्टर बन नहीं सकते थे। दे हैव स्टार्टेड वर्क ऑफ बार्बर। मेरी बात को आपको अगर लगता है, पढ़िए, जाइए इतिहास में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिन हमारे नाई भाइयों से जो उस समय सर्जन थे, जिनसे उन्होंने सर्जरी सीखी, उनको वापस भेज दिया। फिर वहां सर्जरी और मेडिसिन की बातें करने लगे और फिर वहां एक इंस्टीट्यूट बना लिया। और फिर यहां से जिसको सर्जरी सीखनी है, पहले वो इंग्लैंड जाए, वहां से डॉक्टरी लेकर आए और उसके बाद फिर वो डॉक्टरी कर सकता है। ये हुआ है। यहां से कच्चा लोहा जा रहा है, यहां से कच्चा लोहा जा रहा है इंग्लैंड, और वहां से उसके गार्डर और दूसरी चीजें बनके भारत आ रहे हैं, क्योंकि लोहा सबसे ज्यादा भारत में। कहने का तात्पर्य बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को जानना पड़ेगा। जब तक आप इनकी बारीकियों में नहीं जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम और आप कंफ्यूज रहेंगे। और ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ वर्ण की चर्चा है, हमारे यहाँ जाति की चर्चा कभी नहीं रही। लेकिन अब जब ब्रिटिशों ने जाते जाते हमारे यहाँ ये कर दिया कि तुम्हारे यहाँ जाति, आप देखिए कितने श्रूट थे ये, कितने कपटी थे ये, कि जाते जाते हमको जातियों में बांट गए। आप उसके पहले का इतिहास पढ़िए। कोई जाति नाम की चीज़ नहीं थी साहब, कोई नहीं थी, कोई जाति नाम की चीज़ नहीं थी। आप इसको माने, आप इसको ना माने, लेकिन उसके पहले आप जाइए, कोई जाति नाम की चीज़ नहीं थी। एक व्यक्ति एक गरीब परिवार से आ रहा है, बहुत अच्छी तलवार चला रहा है, उसको सेनापति बना दिया जाता था, उसकी जाति नहीं देखी जाती थी, वो क्षत्रिय हो जाता था। अब आप बताइए, एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा क्षत्रिय धर्म निभाता है, बाजीराव पेशवा कहलाता है। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति बाजीराव पेशवा होता है। जिंदगी में 40 युद्ध जीते, एक भी नहीं हारा। वैसे तो पैदा होने वाला ब्राह्मण था, मगर अपने कर्म से वो क्षत्रिय था। यह मेरे भारत का इतिहास है। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। इस भारत के अंदर ऐसे ऐसे दर्शन हैं कि एक, अगर आपकी भाषा में बात कहूं तो, अगर ब्राह्मणों का इतना विरोध है तो कोई चाणक्य किसी सामान्य व्यक्ति को उठा के चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनाएगा। चाणक्य किसी अपने बच्चे को बनाएगा, अपने बेटे को बनाएगा, अपने किसी व्यक्ति को बनाएगा। और जब चाणक्य बनाना ही जानता है तो किसी को भी बना सकता है, फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों चुना? क्योंकि उसने योग्यता देखी, उसने जाति नहीं देखी।
उसने योग्यता देखी कि इस व्यक्ति, इस बच्चे के अंदर वो आग है जो अखंड भारत का निर्माण कर सकती है। चाणक्य ने उस बालक का निर्माण किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको फिर वो स्टोरी सुनाता हूं, जिस स्टोरी को आपको उसको सुनना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार सुनाई है, मेरे भाई बहन बहुत ध्यान से सुनना। एक स्त्री जो अपने शरीर को बेचती थी, उसको लोग वैश्या के नाम से जानते थे। उसको किसी पुरुष के संसर्ग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे यह नहीं मालूम कि वो किसका पुत्र है, क्योंकि कई लोग उसके पास आते थे उसकी देह को खरीदने। वो बच्चा किसी अच्छे, मतलब किसी के अंदर कोई क्वालिटी के जीन्स रहे होंगे और वो क्वालिटी के जीन्स उस बच्चे में गए। बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस स्त्री ने पलायन किया अपनी जगह से और उसने वो पुरानी जो उसकी ज़िंदगी थी वो ख़त्म कर दी थी। बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा 10 से 11 वर्ष का हुआ। अपने बच्चे को बहुत अच्छे से उसने पाला। उसने कहा माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत में कैसा हुआ, क्या हुआ, ब्राह्मणों ने ये करने नहीं दिया, क्षत्रियों ने ये नहीं करने दिया, मैं उनके मुंह पर तमाचा मार रहा हूँ ये कहकर। वो बच्चा कहता है कि माँ मुझे पढ़ना है। माँ कहती है जा बेटा किसी भी गुरुकुल में चला जा। बहुत सहज भाव से कह रही है, एक वैश्या कह रही है कि जा किसी भी गुरुकुल में चला जा। क्यों? अगर जिस तरीके से आपने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को बताया फिर तो उठा के फेंक देना चाहिए। लेकिन वो बच्चा एक गुरुकुल में जाता है और कहता है साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी। तो उससे पूछा जाता है बेटा तेरा गोत्र क्या है। उससे पूछा जाता है बेटा तेरा गोत्र क्या है। बोला मुझे मेरा गोत्र नहीं मालूम। बोला तेरा नाम क्या है। बोला मेरा नाम है ज्वाल, जवाल भी बोलते हैं उसको। बोला जब तक तू अपना गोत्र नहीं बताएगा हम तुझे एंटर नहीं कर सकते। मतलब पहले शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अहिरवार, कुशवा ये देखकर एडमिशन नहीं होता था गुरुकुल में। सिर्फ तुम अपना गोत्र बताओ। गोत्र से पहचान थी तुम्हारी आइडेंटिटी गोत्र थी। आज भी आप सबके पास गोत्र है, वही आपकी आइडेंटिटी थी। वो बच्चा अपनी माँ के पास वापस जाता है, कहता माँ मुझे मेरे पिताजी का नाम, मेरा गोत्र क्या है मुझे बताइए। माँ के पास जवाब नहीं था। बच्चा बहुत एक दिन रोने लगा और अपनी माँ से कहता है आखिर आप मुझे मेरे पिता के बारे में क्यों नहीं बताती। माँ ने रोते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया कि बेटा मैं अपने शरीर को बेचती थी, न जाने किस पुरुष से तू पैदा हुआ है मुझे भी नहीं मालूम। मैं तुझे कैसे बता दूं कि तेरा गोत्र क्या है। आज मैं मेरे भारत के महान ऋषियों के बारे में आपको बता रहा हूं, महान उन गुरुओं के बारे में बता रहा हूं जिनको सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चे ने जो अपनी माँ से सुना वो गुरुकुल में जाके अपने वो जो गुरुजी थे उनसे कहता है कि गुरुदेव मुझे मेरी माँ ने बताया कि वो एक वैश्या थी और मैं जिससे पैदा हूँ वो उसके भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये बताइए कि इसकी वजह से मेरे पढ़ाई में क्या विरोध आ रहा है। गुरुदेव ने सबसे पहले उस बच्चे को लिया और उसके माथे को चूमा। कहा बेटा तेरी माँ क्या थी, तेरा पिता कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू गुरुकुल आया है और मैं तुझे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाऊंगा। आप सुनिए उनके वर्ड क्या थे। मैं तुझे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाऊंगा क्योंकि तेरी लकीरें बताती हैं कि तेरे अंदर महान गुण हैं और तू गोत्र की बात करता है। आज से तेरा नाम ही तेरा गोत्र होगा और उसका गोत्र ज्वाल रखा गया। यह है भारत, यह है हमारी संस्कृति। लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और हमारा हनन कर दिया गया, हमें आपस में लड़ा दिया गया। उसके बाद फिर वो चार वर्ण की चर्चा के बाद वो तो था कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे। फिर एक संविधान आया, उसने सबको फिक्स कर दिया कि आप ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, आप जो हो वही रहोगे। अब आप सोचिए मेरी वर्ण व्यवस्था महान थी या फिर ये व्यवस्था महान है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ इन चीज़ों को जानिए, इन चीज़ों को समझिए, अपने इतिहास को जानिए। जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, कोई और अपना इतिहास, अपना वर्तमान उसके दिमाग पर, उसके माथे पर चिपका जाते हैं और उसका भविष्य खत्म कर देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है जिसे हमें और आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से।